नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बाबूराव की कहानी के अगले भाग में। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि बाबूराव लाइन होटल में होता है और फिर रमेश के जाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इंसान कौन है। उसी वक्त कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ हमें पता चलता है रमेश का सच। तो रमेश के बारे में जानने के बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, सीन वापस आ जाता है। फिर सीन जब लाइन होटल में वापस आता है तो बाबूराव लाइन होटल से चलकर वापस अपने घर आ जाता है। बाबूराव उस लाइन होटल में काम करके जो पैसा कमा रहा होता है, उन पैसों से उसके घर परिवार के खर्चे उठाना और अच्छे से जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाबूराव की पत्नी बाबूराव की माँ के लिए अधिक परेशान रहती है क्योंकि बाबूराव की माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी सास के इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुआ करते हैं। एक दिन बहुत परेशान होकर दिल पे हाथ रखकर वो खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को दे देती है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि अब वो उन पर अधिक पैसे खर्च नहीं करना चाहती होती है। अब उस घर में सिर्फ 4 सदस्य हुआ करते हैं, बाबूराव, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। अब कहानी उस चीनी एजेंट रमेश की ओर मुड़ती है। रमेश को भारत में रहने के लिए एक कमरा चाहिए होता है। रमेश एक बार फिर लाइन होटल में बाबूराव से मिलता है। रमेश बाबूराव को अपने पास बुलाता है और उससे उस शहर में ठहरने के लिए आसपास एक कमरा के बारे में पूछता है। जैसे कि बाबूराव और उसका परिवार गरीबी से जूझ रहे होते हैं और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए बाबूराव रमेश को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। वो रमेश को अपने घर में रहने के लिए अपने घर का एक कमरा दे देता है। बहुत जल्द रमेश बाबूराव के घर में शिफ्ट हो जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, रमेश के बाबूराव के घर में शिफ्ट होने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि आगे जानने को मिलेगी। तो क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुनते रहें बाबूराव की किस्से अलग अलग भागों में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।